नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। CHS क्लास 6-9 के लिए ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और हिंदी से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सामने एक सूची तैयार की है जिसमें से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हिंदी व्याकरण, यहाँ से लगभग 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं और स्वर के बारे में। उसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ जैसे कि गागर में सागर भरना, इस तरह की लोकोक्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। और लेखक व उनकी रचनाएं, जैसा कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा है तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित रचना है। तो देखिए यहाँ पर लेखक व उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी आते हैं जिनमें हम आपको तुलसीदास के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, कालिदास के बारे में भी पढ़ाएंगे कि उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो कारक, क्रिया, विशेषण, क्रिया क्या होता है और जो है विशेषण क्या होता है जिसमें विशेषता बताई जाती है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे आने वाली क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। अब बात कर ले आखिरी में तो पर्यायवाची, विलोम, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि धरती का पर्यायवाची क्या है, आकाश का पर्यायवाची क्या है। तो लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं हमारे इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना घर बैठे तो हमारे जो है सुपर 100 बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच उन सभी छात्रों के लिए है जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इस बार करना चाहते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी दी हुई है, वहाँ से जाके आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और एक नंबर भी दिया गया है जिस पे जाकर आप पूछ भी सकते हैं। तो ये हो गई बातें कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है, स्वर ये कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ से हमारा हिंदी व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमने आपको बताया मुहावरे, लेखक व रचनाएं, इन पे भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? तो जैसा कि अपनी भावनाओं को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें भाषाओं की ज़रूरत होती है। तो इसी को आदान प्रदान, मतलब अपनी भावनाओं को आदान प्रदान, बात सुनने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषाएँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो यहाँ मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत जैसे आप रख सकते हैं मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब लिखित भाषाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बात कर ली भाषाओं के प्रकार की, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में आप क्या रख सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। मौखिक भाषा की बात करें तो जैसे कि अनाउंसमेंट होते हैं जो, या फिर रेडियो पे जो आप सुनते हैं, वो सब ही मौखिक भाषाओं के रूप में जाने जाते हैं। सांकेतिक भाषा की बात करें तो जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं वो लोग अपने बीच जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली थी 24 सितंबर को। हर वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी को जो है मान्यता मिली थी संविधान में, वो 14 सितंबर को ही मिली थी, इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें भाषाओं के बारे में, तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, ठीक है। 22 भाषाओं को जो है मान्यता मिली है, जिसमें कि आपका गुजराती, तमिल, ये सभी कई भाषाएं हैं वो आती हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ण की ओर। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी आपकी वर्ण। उसके बाद बात करें वर्ण के एक निश्चित क्रम को कहते हैं वर्णमाला। इसकी पहली सूची में जो हमने बात की थी वर्णमालाओं के बारे में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में, वर्ण के बारे में, स्वर के बारे में, सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। यहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे आप लिख सकते हैं। दोस्तों वर्ण को मुख्यतः 2 रूपों में बांटा जाता है, यहाँ पर हम आपको लिख के बताते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्णों के भेद के बारे में कि वर्णन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन से तो आप जानकारी आपको होगी ही, फिर भी हम बता देते हैं कि स्वर क्या होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ठीक है। और व्यंजन की बात करें तो क, ख, ग, ये सब व्यंजन में आते हैं। आज का आपका ये होमवर्क है कि आपको बताना है कि स्वर्ण में कितनी संख्या होती है और व्यंजन में कितनी संख्या होती है। तो इस होमवर्क को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। दोस्तों हम आपको पढ़ाते पढ़ाते ये भी बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया था। तो इंडिया एजुकेशन हब आप सभी स्टूडेंट्स के साथ है एंट्रेंस एग्जाम तक। आपके एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह से तैयारी करवानी है, ये सभी की जिम्मेदारी अब हमारी है। इसलिए आप हमारे बैच से जुड़ जाइए और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्वर के भेद के बारे में। जैसा कि हमने आपको बता दिया था, स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ठीक है, सरल भाषा में हम समझे तो इसे बोलने में बहुत ही कम टाइम लगता है और इसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, जैसे कि अ, ई, उ या ऋषि। और आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो यहाँ पर अ, उ और ऋषि ये 4 प्रकार ही हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में मान लीजिए कोई एक नहीं दिया होगा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, कि जिनको बोलने में हमें कुछ समय लगता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से ज़्यादा हमें टाइम लगता है बोलने में, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर, जैसे कि आ, ई, उ, ए, औ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। यहाँ पर हमने आपको बताया है संख्या भी, और जो उसके अंतर्गत आते हैं वो भी हम बता दें। तो आप दोनों को ध्यान में रखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने भाषाओं के बारे में जान लिया, भाषाएं कितनी प्रकार की हैं, जैसे कि सांकेतिक, लिखित, मौखिक। उसके बाद हमने वर्ण के बारे में भी चर्चा कर ली है। अब छोटा सा एक लिपि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि लिपि क्या होती है। तो वर्णों के लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं, वर्णों के लिखने के ढंग को ही कहते हैं लिपि। और हमारी हिंदी लिपि जो है वो किसमें आती है? देवनागरी लिपि में। तो यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत और मराठी ये आती है देवनागरी लिपि में। अंग्रेज़ी किस लिपि में आती है? तो ये आती है रोमन लिपि में। और पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि के अंतर्गत आती है। लास्ट में है उर्दू, जो कि आपका फारसी लिपि में आता है। और भी कुछ वर्ण के भेद हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं जितना हमने यहाँ पर आपको बताया वर्णों के बारे में और लिपि के बारे में। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। दोस्तों हमने स्वर के 2 प्रकार ही के बारे में बात किया है। आपको बस तीसरे में याद रखना है प्लुत स्वर होता है, इसे 3 अंक से दर्शाया जाता है। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है। मुख्यतः यही परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुत स्वर जिसमें 3 से दर्शाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्णों की कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के साथ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा वर्णों के प्रकार के बारे में। कुछ और वर्ण हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि सबसे पहले अनुस्वार है कि उच्चारण नाक से होता है। जिनका उच्चारण जो है हम नाक से करते हैं उन्हें कहते हैं अनुस्वार, जैसे कि तिरंगा। ठीक है, इसका जब उच्चारण आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अनुस्वार के अंतर्गत आता है। दूसरी बात कर ले अनुनासिक। अनुनासिक वो होता है जिनका जो है उच्चारण करते वक्त नाक व गले दोनों से जो है आवाज़ निकलती हो, तो उसे कहते हैं अनुनासिक, जैसे कि गाँव। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है कि उच्चारण ह के ही तरह होता है, उसे हम कहते हैं विसर्ग, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है प्रातः। ठीक है, यहाँ पे जो 2 डॉट हैं उसे हम ह के रूप में पढ़ते हैं। ऐसा आपने अधिकतर संस्कृत में जब आप श्लोक पढ़ते होंगे उसमें आपने देखा होगा, तो उसे हम कहते हैं विसर्ग। आगे बढ़ते हैं आगत। आगत क्या होता है कि आ और ओ के मध्य की ध्वनि को कहते हैं आगत। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आ और ओ के मध्य की ध्वनि औ, जैसे कि कॉलेज लिखते हैं उसमें हम ऐसे मात्रा लगाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आगत। ये तो होगी वर्णों की बारे में जानकारी। अब छोटा सा ही एक जानकारी हम आपको व्यंजन के ऊपर भी दे दें। व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहले संयुक्त व्यंजन और दूसरा द्विविध। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में जैसे आपका आ जाएगा छ, त्र, ज्ञ और श्व। इसमें जो है 2 व्यंजन, जो 2 भिन्न व्यंजन मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त। ठीक है, 2 भिन्न
जो आपस में मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अद्वितीय व्यंजन वे होते हैं जिनमें एक ही व्यंजन का प्रयोग 2 बार होता है, उसे कहते हैं द्वितीय व्यंजन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्चा में च की वृत्ति 2 बार हुई है, ठीक है, 2 बार प्रयोग हुआ है यहाँ पर व्यंजन, तो इसे रखा जाएगा द्वितीय व्यंजन में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इंडिया एजुकेशन हब आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा है और अभी आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है हमारे साथ जुड़ने का। कुछ ही दिनों बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं सुपर 100 बैच में, इसलिए इस बैच से अवश्य जुड़े। इसकी सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।